तालाब कितना गहरा हो सकता है? 10 फीट, 20 फीट, ज्यादा से ज्यादा 30 फीट, चलो 50 फीट तक मान लिया। लेकिन मध्य प्रदेश में एक पहाड़ है, पहाड़ में एक कुंड है जिसकी गहराई का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। न जाने कितने आए, कितने चले गए, कई तिकड़म लगाए, बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन सब नाकाम। अब आप कहेंगे कि गहरा है तो क्या हुआ, इसमें कौन सा रहस्य है? रहस्य है, और वो रहस्य इस कुंड से भी गहरा है। तालाब का पानी समुद्र की तरह नीला है। लोग बताते हैं ये महादेव की नीलमणि का चमत्कार है। एक तय समय में कुंड में अजीब हलचल होती है। जल का स्तर पहाड़ का सीना चीर कर बाहर टपकने लगता है। कहते हैं ये श्री कृष्ण की लीला है। सबने कोशिश की, एक दांव हम भी लगाएंगे। कई लोगों ने पड़ताल की। आज हमारी टीम भी आजमाइश करके देखेगी। गहराई में उतरेंगे, गुफा के खतरों का सामना करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इस कुंड के रहस्य को दुनिया के सामने जरूर लाएंगे। आधी हकीकत आधा फसाना। आज की कहानी मध्य प्रदेश के एक कुंड की है। कोई उसे दिव्य कहता है, कोई दैवीय है। कुछ लोगों के मुताबिक उसका नाता पांडवों से है, तो कुछ लोग उसे महादेव का चमत्कार बताते हैं। ऐसा कहने के एक नहीं कई कारण हैं। वो कुंड एक पहाड़ के अंदर है, उसका पानी बिल्कुल नीला है, समुद्र की तरह। कभी कभी उस कुंड में अजीब हलचल होती है, अंदर से बुलबुले उठने लगते हैं, पानी का स्तर अचानक बढ़ जाता है। एक बात तो बेहद चौंकाने वाली है, उस कुंड की गहराई का आज तक पता ही नहीं चला। कई गोताखोर अंदर गए, लेकिन 60-70 फीट की गहराई से लौट आए, और इन सारी बातों को चमत्कार का नाम दिया जाता है। अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तय थी कि उस कुंड का जरूर कोई बड़ा रहस्य है, जिसका पता हमारी टीम को लगाना था। भगवान नारायण को यहाँ पर नीलमणि प्राप्त हुई थी, तो इसका पानी नीला दिखाई देता है, नीला उजला है, अंदर इसके अंदर नीलमणि है। अमावस्या पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे 2 महापुरुष यहाँ आते हैं और कुंड के अंदर सफ़ेद वस्त्र पहन करके स्नान करते हैं और सीधा मतलब चले जाते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद अलोप हो जाते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते। हम लोग प्रत्यक्ष थे उस समय 2006 में जब सुनामी आई हुई थी, तो सुनामी के समय में यहाँ पर 10-15 फीट पानी बढ़ गया था। कुंड की गहराई का तो कोई पता नहीं लगा पाया है। तो ये 2 लोग 5-6 घंटे पानी के अंदर रहे, तो उन लोगों ने बताया कि इसके नीचे 250 फीट नीचे नदी बहती है। एक नहीं, 2 नहीं, उस कुंड की गहराई में कई रहस्य दफन हैं। सदियां बीत चुकी हैं, कई लोगों ने कोशिश की, सभी नाकाम रहे। अब हमारी टीम की बारी थी। कुंड का सफर हमने भी वहीं से शुरू किया जहां से सभी करते हैं। तो भीमकुंड हम पहुंच गए हैं, लेकिन भीमकुंड में उस रहस्यमयी कुंड के नीले पानी को देखने से पहले आपको वहां ऊपर करीबन 300 सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा।
भीमा माता का मंदिर है और मान्यता ये है कि पहले आपको वहाँ जाना होता है और उसके बाद आप कुंड में जाते हैं। तो लंबा सफ़र है, सीढ़ियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन चलते हैं, आइए। मंजिल मंदिर नहीं, वो कुंड है। उसका पानी नीला क्यों है? गहराई तक कोई क्यों नहीं पहुंच पाता? उसका क्या समुद्र से भी कोई नाता है? कई सवाल थे और मंदिर आने का मकसद भी कुछ सुराग हासिल करना था। पहला सवाल यही था कि कुंड का पानी नीला क्यों है? कोई कोई कहता है कि इसमें नीलमणि है, कोई कोई कहता है। जैसे यहाँ महाराज दिव्यानंद जी यहाँ के गुरु हैं, हरिद्वार के महाराज जी, वो वहाँ देखने के लिए गए थे, दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें नीलमणि के कारण इसका नीला है, इसमें नीलमणि है। कहते हैं वो कुंड बहुत गहरा है, इतना कि गोताखोर भी पता नहीं लगा पाते। कुंड की गहराई का तो कोई पता नहीं लगा पाया है। डिस्कवरी वाले 2003 में 1 जनवरी को यहाँ पे आए थे, तो ये 2 लोग 5-6 घंटे पानी के अंदर रहे। तो उन लोगों ने बताया कि इसके नीचे 250 फीट नीचे नदी बहती है और नदी का इतना तेज़ बहाव है कि मतलब उन लोगों को डर लग रहा था कहीं हम लोग बह न जाएं। ये समुद्र का क्या चक्कर है? लोग उस कुंड को सुनामी से क्यों जोड़ते हैं? कहते हैं 2004 की सुनामी की हलचल उस कुंड में भी देखी गई थी। तो सुनामी के समय में यहाँ पर 10-15 फीट पानी बढ़ गया था। पानी में नीचे ऊपर जो है ज़ोर ज़ोर से जो है लहरें आ रही थी, उबाल टाइप का जो है नीचे ऊपर पानी हो रहा था। अब वहाँ पर बच्चे भी, कुछ विद्यार्थी लोग नहा रहे थे, तब वो आकर के उन्होंने गुरुजी को बताया। तब सब हम लोग गए वहाँ नीचे, जा कर के देखा तो बस वही स्थिति थी, पानी बराबर नीचे ऊपर हो रहा था। नीचे जो जैसे पत्थरों में जो सधे होते हैं, सिक्का वगैरह, नारियल वगैरह है, वो सब ऊपर आ गए थे। बाकी बातें भले ही हवा में हो, दावे के साथ एक ही कहानी कही जाती है। ये पूरा इलाका महाभारत के समय का है। पांडवों ने अज्ञातवास के कुछ महीने यहीं गुजारे थे। तो फाइनली उस जगह पर पहुंच गए हैं जिसको पांडव फॉल कहा जाता है। अब ये झरना हमारी मंजिल नहीं है, मैंने आपको बताया जाना हमको भीमकुंड है, लेकिन इस इलाके का क्या ताल्लुक़ है पांडवों के साथ, वो जानना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मैं यहाँ पांडव फॉल में आया हूँ। लेकिन पांडव फॉल में भी यहाँ पर रहना, यहाँ पर बैठना हमारा मकसद नहीं है। हमको जाना है उस जगह पर जहाँ पर एक्चुअली पांडवों के निशान मौजूद हैं, वो जगह जहाँ पांडवों ने एक लंबा वक्त रहकर गुजारा है, खाना बनाया है, सोए हैं, वो सारी चीज़ें भी इस जगह पर मौजूद हैं। कहते हैं इस जगह पर कभी गुफाएं थी, वक्त के साथ वो बंद हो गई। प्रतीक स्वरूप यहाँ कुछ निर्माण किए गए। मान्यता है कि पांडव यहीं रहा करते थे और वो चमत्कारी कुंड भीम ने बनाया था। यहाँ पर कहा जाता है कि पहले पानी नहीं था, तो पानी की आवश्यकता तो होती ही है, क्योंकि जो पांडव थे वो अर्धदेव थे, अर्धमानव थे। तो उस टाइम पर उन्होंने, कहते हैं, इंद्रदेव से आवाहन किया था। अर्जुन जो थे उनके मानस पुत्र थे इंद्रदेव के। तो उन्होंने जो है किसी कारण बस यहाँ जल देने से मना कर दिया था, जिसके कारण कहते हैं भीमसेन को क्रोध आ गया था। उस कारण से कहते हैं उन्होंने यहाँ अपना गदा जो था उनका वेपन, वो उन्होंने पटकना प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण धरती में दरार पड़ गई और पत्थर ये फूटने लगे और जलधाराएं निकलने लगी। इसी पहाड़ के ऊपर वो कुंड है। वैसे इस जगह पर ऐसे कई साक्ष्य हैं जिन्हें महाभारत के समय का बताया जाता है। कुछ मूर्तियां, छोटे छोटे 5 मंदिर थे, लेकिन हमारी दिलचस्पी इस जगह में नहीं, उस कुंड में थी जिसका रहस्य हमें यहां तक खींच लाया। भीमकुंड के आसपास अभी तक जो कुछ आपने देखा है वो मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, इंसानों ने जो कुछ बाद में बनाया। अब जो असली गुफा है वो यहाँ से शुरू होती है। ये गेट भी
बाद में बनाया हुआ है, लेकिन जो असल गुफा है जिसके अंदर भीमकुंड है वो यहाँ से ही शुरू होता है। और पहली चीज़, अभी तक पानी पे नज़र नहीं पड़ी है, लेकिन जो पहली चीज़ है वो है स्टेंच, बदबू जो अंदर से आ रही है, क्योंकि गुफा है तो चमगादड़ हैं, और चमगादड़ हैं तो जाहिर है जो उनकी स्मेल होती है वो बहुत ओवरपावरिंग होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है जो गंध है, और वो यहाँ पर बहुत तेज़ आ रही है। मतलब गुफा के अंदर जब आप घुसेंगे तो मैं आपको एहसास नहीं करा सकता, मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि वो स्मेल मैं आपको दे सकूं कि किस तरह से, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मेल है, बहुत ज़्यादा गंध है। आइए। अंदर जाते ही हमारी टीम चौंक पड़ी। इसकी 2 वजह थी। पहली वजह ये जगह जो पौराणिक समय की लग रही थी, और चौंकाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण कुंड का पानी जो समुद्र की तरह बिल्कुल नीला था। भीमकुंड में पहुंचते ही जो सबसे पहली चीज़ आपको स्ट्राइक करती है वो है इसका नीला रंग। अब मैंने बहुत ट्रैवल किया है, बहुत जगह जगह गया हूँ, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें देखी हैं, लेकिन किसी तालाब में, किसी कुंड में, किसी ठहरे हुए पानी में इतना गहरा नीला रंग मैंने पहले कभी नहीं देखा। और साइंस आप और हम जानते हैं कि पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, आसमान के कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ब्लू दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो आसमान खुला हुआ है, चारों तरफ गुफा है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है जो आसमान नज़र आ रहा है, और लेकिन उसके बावजूद इस कुंड का रंग जो है वो ऐसा है कि अगर आप कपड़े धोने से वाकिफ़ हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप बाल्टी में नील घोलते हैं तो वो बिल्कुल नीला हो जाता है, और इस कुंड का रंग बिल्कुल वैसा ही है। अगर गौर से देखें तो गहरा नीला, मतलब ब्लू कलर, वो भी बहुत शार्प ब्लू कलर इसके अंदर दिखाई दे रहा है। कुंड की बनावट पर गौर किया आपने? किनारे पर तो सीढ़ियां थी जो बाद में बनाई गई, लेकिन बीच में यहां काफी गहराई थी, बिल्कुल पतली, मानो एक तंग रास्ता कहीं नीचे जा रहा है। गुफा के ऊपरी हिस्से पर छत नहीं थी, वहां से छनकर आ रही रोशनी में कुंड का नीला पानी साफ दिख रहा था। यहां की तस्वीर हूबहू वैसी ही है जैसा महाभारत की कथाओं में सुनाया जाता है। इस कुंड की कहानी जुड़ती है महाभारत के सबसे शक्तिशाली शख्स भीम से। कहते हैं अज्ञातवास के दौरान पांडवों को पानी की जरूरत थी, फिर भीम ने एक पहाड़ के ऊपरी हिस्से को फोड़कर अंदर से पानी निकाला था। हमने बहुत गुफाएं देखी हैं, कई कुंड की पड़ताल की है, लेकिन यह जगह कुछ ज्यादा ही अजीब थी। ज़्यादातर जो गुफाएं होती हैं वो बहुत सॉफ्ट पत्थर की बनी होती हैं, क्योंकि पानी के कटाव से उनके अंदर वो फॉर्मेशन बनती रहती है। लेकिन यहाँ पर पत्थर जो है वो सॉफ्ट नहीं है, जो पत्थर हैं वो बहुत हार्ड पत्थर है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये पानी के कटाव से तैयार नहीं हुआ, यहाँ पर पानी ऊपर से नहीं, इनफैक्ट नीचे से आया है, और उसकी वजह से सारी फॉर्मेशन है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। जिस तरह की गुफाएं हमने पहले भी बहुत सारी गुफाओं को देखा है, तो वो सारी गुफाएं पानी के कटाव से बनती हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक नेचुरल गुफा है। ज़मीन के नीचे से कुछ ना कुछ ऐसा आया है जिसकी वजह से ये कुंड भी बना है और ये सारी गुफाएं भी बनी हैं। इस कुंड की गहराई में कई राज दफन, जिन्हें हमारी टीम को एक एक करके बाहर निकालना था। पानी नीला क्यों है? क्या वाकई गहराई का पता लगाना नामुमकिन है? क्या इसका कोई एक सिरा समुद्र से जुड़ा है? और उस समय क्या हुआ जब हमारी टीम ने गोप्रो कैमरा तालाब की गहराई में भेजा? समुद्र का पानी नीला दिखता है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि वो खुले में होता है। सूर्य की किरणों से टकराकर नीला रंग परिवर्तित होकर बाहर निकलता है। लेकिन ये तालाब न तो खुले में था, न ही यहां पर सूरज की किरणें पहुंच पा रही थीं। फिर इसका पानी नीला क्यों दिखता है? और सबसे अहम बात, पानी इतना साफ कैसे था? कुंड की गहराई वो कैसे पता चली?
हमारी टीम को लगा कि हो ना हो जरूर सारा रहस्य नीचे गहराई में छुपा है, लेकिन वहां तक जाएंगे कैसे? लोग कहते हैं कुंड की गहराई का राज वहां की गुफाओं में छुपा है, जो हजारों साल पुरानी है। दावे के मुताबिक वहां से कोई रास्ता कुंड के दूसरे सिरे तक जाता है। कोई कहता है कुंड में नीलमणि है, किसी के मुताबिक यह समुद्र का पानी है, कोई इसे पांडवों से जोड़ता है तो कोई महादेव और श्री कृष्ण से। ये कहानियां बरसों से गूंज रही हैं, लेकिन इसकी गहराई का पता क्यों नहीं चलता? अब पड़ताल का जिम्मा हमारी टीम के कंधों पर था। सबसे पहले हमने पानी के रंग को परखा। देखिए, भीमकुंड पहुंचते ही जो मैंने पहली बात आपसे कही थी वो ये कि इस कुंड का जो रंग है, जो कलर है, वो बहुत स्ट्राइकिंग है। और क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल नीले रंग का है। ये नीला रंग जो है ये अपने आप में बहुत ही ख़ास है। लेकिन अब जब क्लोजली मैंने इसको देखा है, करीब से मैंने देखा है, तो मुझे एहसास हुआ है कि ये पानी जो है ये बिल्कुल उसी रंगत का है जिस रंगत का कोई भी आम पानी होता है। मतलब पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी कलरलेस होता है। तो ये पानी बिल्कुल कलरलेस है। इस कुंड में नीचे कोई ऐसी चीज़ है, जो नीलमणि की कहानी भी हमने सुनी है, कोई नीचे ऐसी चीज़ है जो इसको ये नीली रंगत देती है। ये ब्लू कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये फ़र्क आपको यहाँ दिखाई देगा। ये देखिए, ये ब्लू कलर है, और यहाँ क्योंकि यहाँ पर नीचे प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो यहाँ पर कलर आपको वाइट दिखाई दे रहा है। मेरे पैरों के आसपास, मेरे हाथ के आसपास यहाँ पे कलर आपको सफ़ेद दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर, इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर नीचे कुंड की गहराई है, वहाँ हम नहीं जा सकते, वहाँ पे बिल्कुल नीचे ज़मीन में जा रहा है, तो वहाँ पर कलर ब्लू दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कलर वाइट दिखाई दे रहा है। जाहिर है पानी जो है वो कलरलेस है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पानी होता है, लेकिन कुंड में कोई ऐसी चीज़ है जो उसको नीली रंगत दे रही है। कुंड में नीचे ऐसा क्या है जिससे पानी नीला दिखता है? ये जानने के लिए कुंड की गहराई में जाना पड़ेगा, जो फिलहाल मुमकिन नहीं। हम नहीं जा सकते, लेकिन एक वाटरप्रूफ कैमरा तो नीचे भेज सकते हैं। उससे पहले पानी को एक बार और परखना जरूरी था। ये बिल्कुल उसी तरह की रंगत है इसकी भी। ये कुंड का पानी है, ये बॉटल्ड वाटर है, मिनरल वाटर जिसे कहते हैं। ये दोनों बिल्कुल एक ही रंगत के हैं, मतलब इनमें कोई रंग नहीं है, कलरलेस है। पानी नीला क्यों है, गहराई कितनी है, ये जानने के लिए वाटरप्रूफ कैमरे के साथ कुछ और सामान की जरूरत थी। टीम का एक सदस्य उसे लाने चला गया। फिर हम एक नई पड़ताल में जुट गए। भीमकुंड के बारे में सबको, कुंड के बारे में तो पता है कि भाई कुंड है, हर आदमी जानता है, पानी है, ये है, लेकिन गुफाएं भी बहुत सारी हैं और चारों तरफ हैं, और इतनी गहरी है कि किसी ने एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की है। जाहिर है हम भी नहीं कर सकते हैं। एक गुफा है ऊपर जहाँ पर पंडित जी थोड़ा सा गए हैं अंदर तक, तो उसी में जाके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या फॉर्मेशन है, किस तरह की। आइए पंडित जी। हमने गुफा में जाने की सोची और खतरा सामने दिख गया। टीम को जहरीले सांप और बिच्छुओं से पहले भी आगाह किया गया था, लेकिन इतनी जल्दी पाला पड़ेगा ये नहीं सोचा था। ये एक सांप है जो पानी में रहता है, और अभी मेरी नज़र पड़ गई, नहीं तो इस पे पैर पड़ जाता। तो ये सांप है, फन बहुत मारता है, एक कोशिश करता है कि किसी तरह से, देखिए आप इसका फन जो ये निकाल रहा है। ये साइज़ देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन कोई भी सांप जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, उसके अंदर जो जहर है वो मायने रखता है। तो ये पानी का सांप था, अगर नहीं देखते तो पाँव पड़ जाता, और पाँव पड़ जाता तो ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती। हमें तो उन गुफाओं में जाना था जिन्हें महाभारत के समय का बताया जाता है।
जहां अज्ञातवास में पांडवों का बसेरा था। तो बहुत गहरा है, मतलब अंदर ही अंदर चला जा रहा है पत्थरों में, पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, बहुत अंदर ही अंदर, ये तो गहरा है, मतलब इतनी ज़्यादा गहरी गुफाएं हैं। जैसा भीमकुंड को सिर्फ आप बाहर से भीमकुंड, हमने भी सोचा था कि वो पानी का कुंड है, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में गुफाएं हैं और इतनी गहरी है कि जिनका न पानी की थाह मिल रही है न गुफाओं की थाह मिल रही है। ये आलम है। गुफा में घुसते ही सांप के बाद दूसरे खतरे ने संकेत दिया। ओह गॉड, अंदर अंधेरे और बदबू का राज था। लेकिन एक बात थी, ये जगह वाकई सैकड़ों साल पुरानी लग रही थी। गुफा में काफ़ी अंदर तक हम आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आगे और रास्ता दिखाई दे रहा है। और आगे रास्ता है, और रास्ता है सर, और अंदर कहीं बैठ के, कहीं खड़े होके, कहीं लेट के जाना पड़ता है अंदर, और दम घुटने लगता है अंदर जाने में, तो वापस लौटना पड़ता है। लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन आगे रास्ता तो और होगा। रास्ता है। क्या पता, शायद कुंड के रहस्य का दरवाजा यहीं से खुलता हो। कुछ नहीं तो महाभारत की कोई नई कहानी या पांडवों की नई निशानी ही मिल जाए। इसी उम्मीद से हमारी टीम बढ़ती रही। एक चीज़ मैंने नोट की है, वो ये है कि इन सारी गुफाओं के अंदर नमी है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी। एक सेकंड के लिए भी मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ इन चमगादड़ों की वजह से। चारों तरफ चमगादड़ हैं, लेकिन सब तरफ नमी है, हर तरफ जो है नमी बहुत ज़्यादा है और पानी गिर रहा है। और शायद इसी वजह से ये गुफाएं जो हैं, इनमें ये मलबा गिर जा रहा है बार बार, क्योंकि पानी की वजह से पत्थर कमज़ोर पड़ रहा है और उसकी वजह से मलबा ढह जा रहा है। इसीलिए इन गुफाओं में ज़्यादा आगे जाना जो है वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि कभी भी कुछ भी बदल सकता है। लेकिन पानी आप देखिए, मैं आपको दिखाऊं किस कदर नमी है कि आप किसी भी पत्थर को हाथ लगाइए तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी यहाँ पर रहा है, पानी बहुत चुआ है यहाँ से। लेकिन एक आशंका की वजह से हमारे कदम अपने आप थम गए। अंधेरे में चमगादड़ों की फौज शायद हमारी ही राह देख रही थी। सैकड़ों चमगादड़ हैं यहाँ पर इस कदर, और ये बहुत गहरी गुफा थी। ये पूरा गोल फॉर्मेशन दिखाई दे रही है गुफा की। इसके अंदर बहुत सारा मलबा गिर गया है, जिसकी वजह से अब आगे जाने का रास्ता बंद हो गया है। और गुफाओं में इस तरह के चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए ख़तरनाक होता है गुफाओं में जाना किसी भी तरह से। लेकिन यहाँ पर लोग आते थे, रहते थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर तपस्या करते थे, तो वो सारी चीज़ है यहाँ पर। लेकिन अभी आगे नहीं जा सकते। पहली चीज़ तो ये कि रास्ता ही बंद है, और दूसरा कि चमगादड़ इस कदर हैं, इतने सारे हैं कि आपके लिए बिल्कुल मुश्किल है अब आगे कदम बढ़ना। मैं चाहता था कि मैं और आगे तक जाके देख सकूं, क्योंकि पानी का सोर्स तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इस पूरे गुफाओं के जो फॉर्मेशन है उसको देखना बहुत ज़रूरी था। आगे रास्ता बंद था। हमारी टीम को कदम वापस लेने पड़े कुंड की तरफ। लेकिन कहते हैं नीले पानी की वजह इस कुंड का समुद्र से कनेक्शन है। 2004 की सुनामी में यहां हलचल भी हुई थी। ये भीम कुंड मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से समुद्र सैकड़ों मील दूर है। ऐसे में कुंड का समुद्र से जुड़ाव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तरकीब थी, कुंड के आसपास के पानी को देख लेते हैं। हो सकता है इलाके के पत्थर ही ऐसे हों जिनकी वजह से पानी नीला दिखता हो। मैं ये देखना चाहता था कि आसपास जो पानी है वो किस तरह का, इसीलिए मैं इस झरने पर आया हूँ। 5-7 किलोमीटर दूर है ये झरना भीमकुंड से, लेकिन यहाँ जो पानी निकल रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है भीमकुंड के पानी से। भीमकुंड का पानी ब्लू है, यहाँ पर जिस तरह से नॉर्मल मटमैला पानी होता है बिल्कुल उसी तरह का है। जाहिर है जो कनेक्शंस हैं, जो पानी जो जहाँ से पानी निकल रहा है वो बिल्कुल अलग अलग है। वहाँ पानी बिल्कुल डिफरेंट तरीके का है और यहाँ पर पानी बिल्कुल अलग ढंग का है।
यानी जो भी चमत्कार है वो उस कुंड में ही है। हमने अब हर तरह से परख लिया। गुफा पूरी तरह बंद निकली। कुंड से उसका कोई जुड़ाव नहीं। वहीं समुद्र से भी कुंड का कोई नाता नहीं। और पानी का नीलापन केवल कुंड के बीच में है। हो न हो कुंड की गहराई में ही कोई राज दफन है। और हमारी टीम इसका पता लगाकर ही रहेगी। हमने जो साजो सामान मंगाया था वो भी आने ही वाला था। यानी आज सबसे बड़े राज से पर्दा उठने वाला। आधी हकीकत आधा फसाना। कंदराओं में हमारी टीम को कुछ नहीं मिला। वो बहुत पुरानी थी, रास्ता बंद हो चुका था। वैसे भी वहां खतरा बहुत था। अब समझ में यह नहीं आ रहा था कि कुंड का पानी आता कहां से है। अगर उस जल का कोई स्रोत है तो कहां है। कुंड की गहराई में अगर है तो वहां तक हमारी टीम कैसे पहुंचेगी। कुंड का पानी नीला क्यों दिखता है और कुंड में कभी कभी होने वाली उस हलचल का क्या। अब तो एक ही रास्ता बचा था। हमारी टीम का कोई सदस्य कुंड के तल में जाए, वहां के नजारे को कैमरे में कैद करे, उसे देखे, फिर सारे सवालों के जवाब तलाशे। इसको लेकर हमने तैयारी भी पूरी कर ली थी। अब हमारी टीम तैयार थी। पड़ताल के औजार भी आ चुके थे। गहराई पता करने के लिए 100 मीटर लंबी रस्सी और अंदर का नजारा रिकॉर्ड करने के लिए एक वाटरप्रूफ कैमरा। तब तक धूप तेज हो चुकी थी। कुंड के अंदर बहुत दूर तक साफ नजर आने लगा। देखिए, अब तक धूप नहीं थी, लेकिन जैसे ही धूप की पहली किरण पानी पर पड़ी है तो इतने अंदर गहराई तक दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा अंदर तक हमको एक तस्वीर बना के भेज दी हो। मतलब अगर सूरज आज, क्योंकि बादल है तो उतना सूरज है नहीं, लेकिन अगर सूरज की पूरी रोशनी इसमें पड़ेगी तो पानी इतना साफ है कि बहुत गहराई तक दिखाई देगा। और करीबन 50-60 फीट तक तो मैं अभी भी देख पा रहा हूँ। लेकिन मामला केवल 50-60 फीट का नहीं है। कुंड इससे भी ज्यादा गहरा है, जिसका पता लगाने के लिए हमारी टीम ने पूरी तैयारी कर ली। कि 100 मीटर लंबी रस्सी में लाया हूं और इसके साथ ये पत्थर बांध के मैं अंदर फेंक रहा हूं। और हम टाइम भी कैलकुलेट करेंगे, स्टॉप वॉच से ये देखेंगे कि पत्थर कितनी देर तक अंदर जाता है, कितनी गहराई में हमको महसूस होता है कि रुका है, या हमको ऐसा महसूस भी होता है या नहीं होता। तो वो कैलकुलेट करेंगे। स्टॉप वॉच भी चला रहा हूँ ताकि हमको बाद में इसका कैलकुलेशन निकाल सकें कि ये कितना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, रस्सी अपने आप ही चलती जा रही है। बहुत लंबी रस्सी है। लेकिन पत्थर कहीं अटक गया। हमने एक कोशिश और की, लेकिन फिर नाकाम रहे। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन पत्थर कहीं ना कहीं फंस जाता। दो तीन बार मैंने कोशिश करी कि किसी तरह से मैं वो रस्सी में बांध के पत्थर को नीचे फेंक सकूं, लेकिन नीचे चट्टान है एक सेंटर में ना, और बार बार पत्थर उसी पे जाकर रुक जा रहा है, नीचे गहराई में नहीं जा रहा है। अब वहाँ पे गुरुजी को दिया है। गुरुजी सेंटर में डालेंगे आप? हाँ डालिए। चलिए, ये देखिए, ये डाल दिया गया। अब देखिए कितना सिंक करता है। 100 मीटर से भी ज़्यादा लंबी रस्सी है ये, 100 मीटर से भी ज़्यादा। ये देखिए, पूरी रस्सी नीचे जाती जा रही है। ये देखिए, ये रस्सी पूरी है, पूरा बंडल है।
और किस रफ्तार से नीचे धंस रहा है। अब रस्सी बहुत तेजी से अंदर जा रही थी। शायद पत्थर का रास्ता साफ था। देखिए 100 मीटर का बंडल था। उस 100 मीटर में से ये करीबन 10 मीटर का ऐसा बंडल है जहां पर अब ये नीचे जा नहीं रही है। लेकिन अभी भी मुझे लगता नहीं है कि उसका तला मिला है। अभी भी कहीं किसी चट्टान पे वो पत्थर अटक गया है, जिसकी वजह से अब रस्सी ने आगे जाना बंद कर दिया। तो मतलब अब इससे ज़्यादा हम और कुछ कर नहीं सकते इसकी गहराई नापने के लिए। लेकिन 90 मीटर तो है जो मैंने प्रूव कर दी है, लेकिन उससे भी आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है, जैसा ये यहाँ पे कहते हैं। हमारी टीम रस्सी बाहर खींचने लगी। तभी बीच में वो कहीं अटक गई। आइए महाराज, इधर आइए। अरे निकल आई रस्सी। ये अटक क्यों जाती है? ये जब भी सर कई बार रस्सियाँ डाल चुके हैं, हाँ। लेकिन अंदर जैसे निकालते निकालते कुछ रह जाती है, तो ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने रस्सी को पकड़ लिया हो और निकालते फिर बाहर नहीं निकलती, वो फिर छोड़ ही दी थी। अच्छा, मतलब गहराई नापने के लिए जब रस्सी डालो तो अटक ही जाती है। अटक जाती है और बाहर निकलने में मुश्किल हो जाता है, तो रस्सी छोड़ देते हैं तो चली जाती है। टीम की इस हरकत से पानी में हलचल बढ़ गई। मछलियां नीचे से ऊपर आने लगी। ऐसी भी कहानियां यहाँ पर सुनी गई हैं कि यहाँ पर डॉल्फिन को भी देखा गया। अब डॉल्फिन बड़ी पिक्यूलियर है, लेकिन डॉल्फिन के अंदर एक ख़ास बात यह है कि फ्रेश वाटर डॉल्फिन हमारे यहाँ मिलती हैं। जो हमारे चंबल का जो इलाका है, यानी कि इस इलाके के बहुत करीब जो चंबल नदी बहती है, चंबल का जो इलाका है उसमें डॉल्फिन पाई जाती है, जो इंडियन डॉल्फिन है, जो बहुत एक्सटिंक्ट है, बहुत ख़त्म हो चुकी है। तो हो सकता है इस कुंड का कोई जुड़ाव चंबल नदी से हो, क्योंकि चंबल नदी के अंदर डॉल्फिन पाई जाती हैं और यहाँ पर भी लोगों ने डॉल्फिन को देखने का दावा किया है। अब मैंने नहीं देखा है, ना ही उस तरह का कोई प्रमाण यहाँ पर मौजूद है, किसी ने तस्वीर तो ली नहीं है, लेकिन ये कि लोगों ने देखने का दावा किया है कि यहाँ पर डॉल्फिन को भी देखा गया है इस कुंड में। ये सब सुनी सुनाई बातें भी हो सकती हैं। अब कुंड की गहराई में कैमरा भेजने का वक्त हो गया था। पहले ये जानते हैं कि पानी के नीचे आखिर है क्या। नीचे की बनावट बावड़ी जैसी थी। लेकिन बीच में बहुत गहराई थी। कुंड के तल में दो बड़े बड़े सुराख थे। वहां तक जाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे पास ये गोप्रो कैमरा है जिसको मैंने एक नेट में, फिश नेट में बांध दिया है, और इस कैमरे को मैं नीचे डालता हूँ। अब जहाँ तक रोशनी है वहाँ तक तो ये रिकॉर्ड कर ही सकता है। तो देखते हैं कि हमको कुंड में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो अलग है या नहीं है। लेट्स सी। इसके साथ ये रस्सी भी बांध दी है बहुत लंबी सी, जहाँ तक मुमकिन होगा ये चला जाएगा। चलिए, तो मैं शुरू करता हूँ। इसको पानी में फेंक रहा हूँ। तो अब ये कैमरा पानी के अंदर जा रहा है। कैमरा बिल्कुल सही जगह गिरा था, लेकिन उसी सुराख के पास आकर कैमरा फंस गया। हमने कई बार कोशिश की, कैमरे को कई जगह से फेंका, लेकिन हर बार कैमरा उसी सुराख पर जाकर अटक जाता, जो करीब 90 से 100 मीटर गहरा था। कुंड के इस सुराख के नीचे क्या है, यह पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना जरूर था कि कुंड का सारा रहस्य इसी सुराख के नीचे दफन है। भीम कुंड के रहस्य को सुलझाने की हमारी टीम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जितना किया वो उस कुंड की पहेली को सुलझाने के लिए काफी नहीं था।
100 मीटर की रस्सी से गहराई का कुछ अंदाजा तो लगा, लेकिन पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। रही बात पानी के नीला होने और सुनामी के समय होने वाली हलचल की, तो इसके लिए कई बड़े उपकरणों के साथ वैज्ञानिकों की भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि कुछ साल पहले कोशिश हुई थी, लेकिन वो भी नाकाम रहे थे, और शायद इन्हीं सब वजहों से लोग इस पौराणिक कुंड को चमत्कार का नाम देते हैं। नमः शिवाय। 800 साल पुराना भगवान शिव का धाम, जहां दर्शन करने आते हैं जंगल के कुछ खूंखार तेंदुए। आधी हकीकत आधा फसाना। क्या जंगल में इंसान और जानवर की दोस्ती हो सकती है? जवाब बिल्कुल सीधा है, जंगल का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन राजस्थान में उदयपुर के पास पत्थरों का एक जंगल है, वहां महादेव का एक धाम है, जहां केवल एक कानून चलता है। उस मंदिर में इंसानों के साथ जानवर भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। दावे के मुताबिक ये नियम किसी और ने नहीं, युगों पहले खुद महादेव ने बनाया था। पौराणिक कथा के मुताबिक उस धाम की रक्षा की जिम्मेदारी तेंदुओं को सौंपी गई थी। कहते हैं वो जानवर आज भी महादेव के उस आदेश का पालन करते हैं। दावे के मुताबिक आज भी उस मंदिर में इंसान और जानवर एक साथ आते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। कोई एक दूसरे के रास्ते में नहीं आता, और ऐसा दिन में 2 बार होता है। एक तो शिव जी का मंदिर है, नीचे एक माता जी का मंदिर है। ये कोई करिश्मा है, एक तरफ तो हिंसक जानवर है इस पहाड़ी के अंदर, और एक तरफ ही इंसान रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए बाबा जी आ रहे हैं और लेपर्ड अगर बीच में बैठा हुआ है तो वो उनको साइड दे देगा, और मान लीजिए लेपर्ड अगर वो बाबा जी अगर बीच से निकल रहे हैं और लेपर्ड साइड में है तो वो उनको साइड दे देंगे। चमत्कार का ये दावा आपको चारों खाने चित कर देगा। पहाड़ की बुलंदियों पर महादेव का एक धाम, इंसान तो इंसान, यहां जंगली और खूंखार जानवर भी दर्शन करने के लिए आते हैं, वो भी दिन में 2-2 बार। छोटी सी पहाड़ी पर बने इस छोटे से मंदिर में रोजाना तेंदुए आते हैं। अब सवाल यह है कि तेंदुआ यानी लेपर्ड एक बड़ा शर्मीला, बड़ा इल्यूसिव जानवर होता है जो आसानी से नहीं दिखता। तो भाई इस पहाड़ी में, इस मंदिर पे रोजाना सुबह शाम तेंदुआ क्यों आता है, वो भी जंगल छोड़कर? अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम बाकियों की तरह इसको एक चमत्कार मान लेते, या फिर हम ये पता लगाने की कोशिश करते कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो हमने दूसरा रास्ता चुना है। राजस्थान के जवाई बांध पर बनी इस छोटी सी पैरवा पहाड़ी और इसके मंदिर तक हम पहुंच चुके हैं, और अब हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तेंदुए यहाँ पर क्यों आते हैं। दावा 800 साल पुराना है, लेकिन राज आज भी बरकरार है। वो तेंदुए कहां से आते हैं, क्यों आते हैं, एकदम से अपने तय वक्त पर ही कैसे आते हैं, उससे पहले या उसके बाद क्यों नहीं? न रिजर्व एरिया, न भरपूर भोजन, न पानी, चारों तरफ केवल पत्थर ही पत्थर। फिर तेंदुए ऐसे इलाके में कब से रहने लगे? सुबह होते ही हमारी टीम वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट दिलीप के साथ उस मंदिर के लिए रवाना हो गई। तो पैरवा हम पहुंच गए हैं, मतलब वो जगह जहां पर वो मंदिर है, जहां पर पैंथर रोजाना आता है। तो सर यही वो पूरा इलाका है? जी सर, यही वो इलाका है। और यहाँ ऊपर जो मंदिर दिख रहा है उस तरफ, वहाँ पर इस सीढ़ियों पर लगातार उसका मूवमेंट जो है लेपर्ड का रहता है, डेली लगभग डेली रहता है यहाँ पर। एक्सपर्ट ने हमारा काम आसान बना दिया।
हमें वो सारे रास्ते बता दिए जहां से तेंदुआ पहाड़ पर आता जाता है। अब बस एक बार कोई तेंदुआ मंदिर के इलाके में दिख जाए, फिर उसका नाता इस मंदिर से है या नहीं, इसका पता हमारी टीम लगा लेगी। पहाड़ी पर एक नहीं सैकड़ों मांद हैं, किसी में भी जंगली जानवर हो सकते हैं। पैरवा की इस पहाड़ी पे सनराइज हो चुका है, सूरज निकल गया है। ये वो वक्त है जब लेपर्ड यूजुअली अपनी मांद की तरफ जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, और यही वो वक्त है जब अमूमन लोगों ने इस पहाड़ी पर मंदिर के पास लेपर्ड्स को देखा है। मतलब सुबह के वक्त, शाम के वक्त, दो वक्त हैं। एक तो जब मंदिर बंद होने का वक्त होता है शाम में, और एक अर्ली मॉर्निंग, इस वक्त सूरज निकल रहा है। इस वक्त में सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स यहाँ पर दिखाई देते हैं मंदिर की सीढ़ियों पे, मंदिर के पास। तो क्या वाकई लेपर्ड्स आते हैं, क्या वाकई वो पैंथर्स मंदिर में जाते हैं? यही सब देखने के लिए हम आए हैं। आइए चलते हैं। जैसे ही हम ऊपर धाम पर पहुंचे, तालाब के पास पंजों के निशान मिले। मतलब कुछ देर पहले यहां तेंदुआ आया था। लेपर्ड यहाँ पर आया था और कुछ वक्त पहले ही आया था, कुछ घंटों पहले। वक्त आपको नहीं बता सकता, लेकिन निशान आपको दिखा सकता हूँ। ये पग मार्क है लेपर्ड के, ये लेपर्ड के पैरों के निशान है, और बनावट बिल्कुल फ्रेश है। मतलब आप उन उंगलियों को महसूस कर सकते हैं अपनी उंगली से कि यहाँ पर अभी फॉर्म हुए हैं। अगर ये कुछ वक्त पुराने होते तो ये इतने शार्प नहीं होते। आपको नेल तक, नाखून का भी निशान दिख रहा है, पूरा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। पग मार्क जिसे कहते हैं, पंजों का निशान, पंजों का पूरा निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो कहीं आसपास ही होगा, लेकिन पहाड़ के किस हिस्से में है ये पता करना था। दिलीप हमें दूसरे रास्ते से तेंदुए के पास ले जाने लगे। चले सर, चलिए। ये पेरवा पहाड़ी के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। तभी एक लड़के ने दूसरी तरफ जाने का इशारा किया। अब हमें इस पहाड़ी के ऊपर जाना था। लेपर्ड पाथ है ये पूरा एरिया जहाँ पे इस वक्त हम जा रहे हैं, और बीच में कहीं पे भी लेपर्ड हमको दिख सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ी है ये आप देखिए। उस तरफ मुझे हल्का सा कुछ मूवमेंट हो रहा है, शायद मुझे वापस एक बार रिवर्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आप कहें तो मैं हाँ लीजिए, प्लीज प्लीज लीजिए। कोशिश करता हूँ उसको वापस। तो वहाँ पर हल्का सा मूवमेंट दिखाई दिया है लेपर्ड का, तो वापस रिवर्स करके देख रहे हैं गाड़ी को कि वहाँ पर अगर कुछ दिखाई दे जाए हमको। तो ये जो पूरा कैमोफ्लेज है, एक्सपर्ट होता है, बहुत कनिंग एनिमल होता है लेपर्ड, और हम जहाँ से सोचना ख़त्म करते हैं वहाँ से वो शुरू करता है। तो आप उसको नहीं देख पाते, लेकिन उसकी नज़र आप पर रहती है, वो आपको देख रहा होता है। तो वही कुछ यहाँ पर हो रहा है कि हो सकता है इसी पाथ में, क्योंकि वो घूमता है, शिकार कर कर आया है, तो हो सकता है उसकी नज़रें हम पर हों। हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, हमको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी नज़रें कॉन्स्टेंटली हम पर होंगी। तेंदुआ दूसरी पहाड़ी पर निकल गया था। कुछ देर के बाद हमारी जीप एक पहाड़ के सामने रुक गई। देखिए वहाँ पहाड़ी पर तेंदुआ मौजूद है। हमारे पास उतना जूम इन लेंस नहीं है जो हम दिखा सकें, लेकिन ये टेलीफोटो लेंस है, और ये देखिए यहाँ पर आपको तेंदुआ दिखाई दे रहा है। ये क्लिक किया है मैंने अभी के अभी। ये तेंदुआ वहाँ पहाड़ी पे ऊपर बैठा हुआ है, बिल्कुल एक छोटे सी गुफा के पास। ये तेंदुआ यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल आराम से रेस्ट कर रहा है। तेंदुआ इस समय मंदिर के पास वाली पहाड़ी पर चहलकदमी कर रहा था। तेंदुआ अब चलने लगा है ये पहाड़ी पे। जो उस वक्त कहा था कि शाम के वक्त, सनसेट के वक्त, सनराइज सनसेट, दो वक्त जब मंदिर के पास तेंदुआ आता है, और इस वक्त तेंदुआ मंदिर के पास मौजूद है। मतलब इतना एक्साइटमेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किस तरह से वहाँ पर देखिए। लेकिन ये अपने आप में अनबिलीवेबल है कि मंदिर में जिस तरह से कहा जाता है सुबह और शाम तेंदुआ आता है, तेंदुआ इस वक्त वहाँ मौजूद है। तेंदुआ आंखों से ओझल हो गया। हमने पीछा करने का सोचा, लेकिन दिलीप के मुताबिक उसे पकड़ना अब मुश्किल था। दिन के वक्त तेंदुए छिपे रहते हैं, लिहाजा अब शाम होने का इंतजार था।
मंदिर में जो, ऐसा मैंने आपसे कहा कि इस मंदिर में 2 टाइम है जहाँ पर लोगों ने देखा ही देखा है। एक सुबह के वक्त आरती के वक्त, एक शाम के वक्त। आरती आज सच यहाँ पे क्योंकि बहुत लोग नहीं आते हैं तो बहुत थोड़ी और लिमिटेड होती है, बट स्टिल यही 2 टाइम है। तो एक टाइम हमने कोशिश कर ली, अभी हमारा सेकंड अटैम्प्ट होगा। शाम में एक बार जाएंगे, दोबारा देखेंगे और फिर से देखने की कोशिश करेंगे कि मंदिर के आसपास लेपर्ड हमको कहाँ पर मिलता है। हमारी टीम को तेंदुए शिवधाम के इलाके में 2 बार दिखे और वक्त भी सुबह का था। तो क्या दावे के मुताबिक शाम को भी जानवर दिखेंगे? दिलीप ने कहा जरूर मिलेंगे, क्योंकि तेंदुए और गांव के लोग आस्था की डोर से बंधे हैं। यहाँ पर अभी तक जो लोगों में एक भाव है वो ये मान के चलते हैं कि जो लेपर्ड है वो देवी का वाहक है और देवी का वाहन है। और अगर उसने मान लीजिए एक आधी बकरी को मार दिया, एक आधी भेड़ को मार दिया, तो वो ये मानते हैं कि देवी माता ने भोग लिया है और वो उसको मान करके अपने मन में प्रसन्नता रखते हैं, किसी प्रकार का विद्वेष या उसके प्रति विरोधाभास नहीं रखते। इस वजह से अभी तक ये कोएग्जिस्टेंस अभी तक बना हुआ है। लोगों की मान्यता और आस्था जुड़ी हुई है माता के प्रति, ईश्वर के प्रति, उनको वाहन के रूप में इसको मान रहे, इसलिए वो अभी तक जो है इसके प्रति नेगेटिव नहीं है, अभी तक उनके विचार पॉजिटिव है। एक बार फिर उसी मर्यादा की बात सामने आई जिसके तार पेरवा पहाड़ी के उस शिवधाम से जुड़ते हैं। आपको बहुत सारी जगह ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट की बातें दिखाई देगी। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कभी आदमी ने अपनी मर्यादा ही नहीं लांघी और न ही इस जानवर ने कभी अपनी मर्यादा लांघी है। शाम होते ही हम धाम की तरफ निकल पड़े। हमारी नजर पेरवा पहाड़ी पर ही थी। तभी दिलीप को तेंदुए की लोकेशन की जानकारी मिली। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह से साइड कर सके। वो जो लेपर्ड किल करके अभी गया है उसकी इंफॉर्मेशन मिली है कि वो दूसरी तरफ है पहाड़ी के। तो पैदल अगर आप पहाड़ी क्रॉस करके जाते तो बहुत वक्त लगता। गाड़ी से जाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत तेज से, बेहद खतरनाक रास्ते हैं। एक एक सेकंड में आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, एक एक सेकंड बाद आपको वो करना पड़ता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंच सके। रास्ता आड़ा तिरछा था, लेकिन हमारी निगाह मंदिर के इलाके में तेंदुओं को खोज रही थी, जिन्हें लोग उस मंदिर का रक्षक मानते हैं। कुछ देर पहाड़ों में भटकना पड़ा। तेंदुए को खोजने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिर नतीजा हमारे सामने था। वो सामने बैठा हुआ है, बिल्कुल सामने, वहां पर बिल्कुल सामने बैठा हुआ है तेंदुआ लेपर्ड। वो लेपर्ड जो इस पहाड़ पे, इस मंदिर में हर रोज आता है। हम सुबह से वेट कर रहे थे लेकिन हम नहीं जा पा रहे थे। हमसे कहा गया कि आपकी प्रेजेंस की वजह से वो डिस्टर्ब हो गया है। और हम जैसे ही नीचे आए हैं वो सामने, वहाँ पर बिल्कुल सामने मौजूद है, अपने स्पॉट पे, अपनी जगह पे। पत्थर पर एक तेंदुआ आराम फरमा रहा था, ठीक उसी शिवधाम के पीछे। शाम के वक्त, यानी तस्वीर बिल्कुल दावे के मुताबिक। इतने सुकून से बैठा हुआ है जैसे वो हमको दिखाना चाहता हो कि देखो मैं यहाँ पर पूरे वक्त मौजूद था। तुम घूमते रहे, तुम इधर उधर जाते रहे, तुमने कोशिश करते रहे तुम तलाशने की, और मैं पूरे वक्त यहीं पर था, पूरे वक्त में यहीं पर मौजूद था। और उस सामने बैठ के बाकायदा एक पूरा डिस्प्ले कर रहा है। आप देखिए कितने सुकून से, कितने इत्मीनान से बैठा हुआ है। अब ये मंदिर से आ रहा है या इस जगह पर इसकी मांद है, क्या पता, लेकिन फिलहाल ये धाम के करीब ही था। सामने बैठा हुआ है, ये फुल ग्रोन मेल है। फुल ग्रोन मेल जो सुबह यहाँ इस केव के अंदर घुसा था, उसको सुबह यहाँ हमारे रेकर ने देखा था। और अभी जब हम लोग यहाँ आए तब 2-3 गाड़ियाँ उधर खड़ी थी, तो इस वजह से लेट निकला। जब आपने देखा एकदम से निकला तो ये नीचे की तरफ से जो केव है वहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया और वो बिल्कुल अपने सामने जा करके बैठ गया। ये फुल ग्रोन मेल है सर। और वो अब उसके शाम का टाइम होता है, बाहर निकलने का, अब शिकार के लिए जाने का। वही सनराइज और सनसेट की जो बात हो रही थी कि जब मंदिर में आरती का वक्त होता है तो लेपर्ड पहुँच जाता है, तो यही सिलसिला चलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और ये बिल्कुल बहुत नज़दीक नीचे की तरफ बैठा हुआ है। अब इसका जो मूवमेंट है
वो बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा। ये एक बार ऊपर इसलिए गया है नीचे से, वो अपने इस एरिया को टो कर रहा है किस तरफ मुझे निकलना है, और जैसे उसको लगेगा हल्का सा अंधेरा होगा तब ये यहाँ से मूव कर जाएगा। अच्छा, ये अपना रास्ता अभी चुनने की कोशिश कर रहा है। तो वो लेपर्ड देखिए आप मूव करना शुरू कर चुका है, इसका मतलब अब उसने अपना रास्ता चुन लिया है और वो जा रहा है। किस तरफ जा रहा है वो अपना तलाश रहा है। लेकिन ये अपने आप में एक इतनी कमाल की चीज़ है कि किस तरह से, कैसे मुमकिन है कि एक पहाड़ी और एक मंदिर और वहाँ पर रोज़ाना लेपर्ड्स, पूरी फैमिलीज जो सनराइज़ और सनसेट उसी मंदिर में पहुँचती हैं। क्यों, पता नहीं। अंधेरा होते ही वो तेंदुआ पत्थरों में कहीं गुम हो गया और हमारी टीम भी कैंप में लौट गई, लेकिन कुछ सवालों के साथ। 2 दिन की पड़ताल में हमारी टीम को वही दिखा जैसा दावा किया जाता है। शिवधाम में इंसानों के साथ तेंदुए भी आते हैं। सुबह शाम दोनों वक्त यह नजारा देखने को मिला। अब सवाल ये कि तेंदुए धाम में क्या करने आते हैं? प्रसाद का लालच तो हो नहीं सकता क्योंकि तेंदुए मांसाहारी होते हैं। तो क्या माना जाए? चमत्कार का दावा सच है। तेंदुए उस मंदिर के रक्षक हैं जो महादेव के दर्शन करने आते हैं। अब भी हम पुख्ता तौर पर कुछ कहने की हालत में नहीं थे, लेकिन नतीजे पर पहुंचने का वक्त आ गया था। अब उन सवालों का जवाब मिलने वाला था जिनके दम पर चमत्कार का दावा टिका है। कब, क्यों, कैसे, कहां, सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। तो शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। जवाई में हर तरफ पत्थर हैं, हरियाली नाम मात्र की है, फिर ऐसे इलाके में तेंदुए आए कहां से? इस सवाल का जवाब छिपा है अरावली पर्वत श्रृंखला में, जो जवाई से चंद मिनट की दूरी पर है। अरावली रेंज में तेंदुओं की भरमार है। माना जाता है कि जवाई में तेंदुए वहीं से आए होंगे। यहाँ पर भी नेचुरल केव्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो मतलब खूब गहरे गहरे केव्स हैं जो एक तरफ से खुल के पूरा पहाड़ के ऊपर निकलते हैं। तो लेपर्ड के लिए वो बहुत मतलब एक अट्रैक्टिव चीज़ है जिसकी वजह से लेपर्ड यहाँ पर पाया जाता है। तो अगर हम मतलब ऐसे देखें तो अरावली से यहाँ आने का कोई कारण नहीं था, लेकिन बिकॉज लेपर्ड यहाँ मूव करा है और आगे फ्लरिश भी कर रहा है अच्छे से, हर साल उसका जो काउंट है वो बढ़ रहा है। दिस शोज़ कि यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोएग्जिस्टेंस है। जानवरों की सबसे पहली जरूरत होती है पानी, और जवाई में तेंदुओं को पानी मिलता है पेरवा पहाड़ के ऊपर बने शिव मंदिर के पास, जहां तालाब है। नीचे कहीं पानी मिले या न मिले, जानवरों को यह पता रहता है कि इस तालाब में पानी का मिलना तय है। 2 दिन की कवायद में आखिरकार हमने लेपर्ड को देख ही लिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस मंदिर में लेपर्ड आने की क्या वजह है। कई सारी वजूहात हैं जो मेरे सामने हैं। उनमें से एक ये है पानी, वाटर टैंक। देखिए, जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है, आसानी से खाना अवेलेबल होता है, वहाँ पर कोई भी जानवर आता ही। और लेपर्ड जैसा चालाक जानवर तो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर उसे पानी आसानी से मिल सकता है। तो पैरवा की इस पहाड़ी के ऊपर पानी का एक सोर्स मौजूद है। पानी का एक स्रोत हमेशा मौजूद रहता है और इस वजह से पैरवा की इस पहाड़ी पर लेपर्ड का आना कोई कमाल बात नहीं है, बल्कि एक बड़ी नेचुरल चीज़ है। पीने के लिए पानी मिल गया, खाने के लिए इलाके के छोटे पालतू जानवर हो गए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जवाई में कोई तेंदुआ किसी इंसान पर हमला क्यों नहीं करता? इसकी क्या वजह हो सकती है? लेपर्ड चूंकि ये आदमी के आसपास के हैबिटाट में रहने जब आ गया है तो उसने अपना एक हैबिटाट डेवलप कर दिया। यहाँ सेपर्ड्स, यहाँ रेबारीज हैं जिनकी अपनी भेड़ बकरियाँ हैं। उनके पास कोई नेचुरल प्रे नहीं है। उनके पास नेचुरल प्रे के नाम पर या तो थोड़े बहुत बंदर हैं या फिर कोई मोर हैं। वो डिपेंडेंट है आपके भेड़ बकरी पे या गांव के अंदर जो कुत्ते हैं या छोटी गाय के बछड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने आप को उसमें अनुकूल अपने कर लिया है कि ये जो आदमी है इसके ऊपर हमारी डिपेंडेंस है, तो हमें इनसे दूर रहना है। तो वो कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघ रहा है। वो उसका अपना फूड, उसका प्रेम मिल गया और वो अपना काम कर रहा है। ये मामला पूरी तरह से जीवन के संघर्ष और उसके चक्र के साथ जुड़ा है। तेंदुए अपनी जरूरत के हिसाब से मूवमेंट करते हैं। इत्तेफाक से उन जगहों का जुड़ाव महादेव के धाम से है।
लिहाजा लोगों ने इसे अपनी आस्था की नजर से समझ लिया। मंदिर से जुड़ी आस्था पर कोई सवाल नहीं है, वो तो एक हकीकत है। शिवधाम में तेंदुओं के आने की बात भी सही है, लेकिन आने की वजह वहां की गुफाएं हैं और तालाब का पानी है। दरअसल अपनी इसी खासियत की वजह से राजस्थान का जवाई वाइल्ड लाइफ जानकारों के लिए एक अद्भुत जगह है। ऐसे इलाकों में कुदरत का एक कानून काम करता है, जिसकी अहमियत इंसान और जानवर दोनों समझते हैं और एक दूसरे के इलाके में दखल नहीं देते। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।